हेलो एंड वेलकम टू MATV कश्मीर इन फोकस। नाजरीन, जब जानते हैं हम अपने प्रोग्राम में आपको पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर, कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान और कोई ऐसी जो सतह पे बहुत ही अहम हो या जो भारत ताल्लुक हो, कोई दिन हो, त्योहार हो, तो हम ऊपर भी अपने प्रोग्राम को डेडिकेट करते हैं। इसी हवाले से सबसे पहले पीओजे को मैं कहना चाहूंगा, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 तारीख को, यानी इस महीने की 26 को इलेक्शन के एक दिन बाद नीलम वैली में शाहराम पर एक फ्रंटियर कांस्टेबलरी की पैरामिलिट्री गाड़ी जा रही थी, वो खराब हो गई। तो उन्होंने वहां पे एक कार रोकी और वहां से औरतों को बड़ी बदतमीजी के साथ घसीट कर नीचे उतारा, उनके आंचल खींचे। इस पर करीब ही खड़े हुए नौजवान मुश्तैल हो गए और उन्होंने आकर तू मैं शुरू कर। ये देखकर करीब भी खड़ी हुई पुलिस की पार्टी आकर बीच बचाव कराने की कोशिश की, लेकिन वो बजिद थे पैरामिलिट्री फोर्स वाले के, उन्होंने इसी गाड़ी में जाना है अपनी मंजिल की जानिब। लिहाजा वो 2 कदम पीछे हटे, उन्होंने अपनी बंदूकें सीधी की और स्ट्रेट फायर किए, जिसके नतीजे में 3 नौजवान वहां पर मौका पर जो है वो शहीद हो गए और 25 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए, जिसमें असिस्टेंट कमिश्नर भी जख्मी है पुलिस के और मकामी जो थाना है उसके SHO भी जख्मी हो गए। तो उसके बाद मुजाहिरा शुरू, तो अब दफा 144 लग गई है और अलावा पूरी नीलम वादी को फौज के हवाले कर दिया। ये तो की आज की ताजा तरीन अपडेट। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि 26 तारीख को दिन मनाया है कारगिल विजय दिवस, यानी 26 जुलाई को हमने फतह पाई दुश्मन के ऊपर। उस हवाले से हम आज हमारे साथ जो हमारे मेहमान जुड़े हैं, मेजर जनरल सिवाज, उनको आर्मी के चीफ रह चुके हैं, उनको मैं वेलकम करता हूं अपने शो में। जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका आज हमारे साथ जनरल साहब। मेहरबानी मिर्जा साहब। पहले कि मैं कारगिल इससे पहले कि मैं कारगिल पे आऊं, मैं चाहूंगा कि कुछ नई फाइंडिंग्स आई हैं। दानिश सिद्दीकी जो पुलित्जर प्राइज विनर टीम के मेंबर थे, फीचर फोटोग्राफर जर्नलिस्ट थे, दिल्ली में वो पैदा हुए, मुंबई में वो पूरी रॉयटर की मल्टीमीडिया टीम को हेड कर रहे थे और अफगानिस्तान गए और स्पिन बोल्दक में वो गए, अफगान आर्मी के साथ वहां एम्बुश हुआ और खबर ये थी कि उनको एम्बुश के दौरान क्रॉस गोली लगने से उनकी हत्या हुई। लेकिन अब जो नई फाइंडिंग्स आ रही हैं वो कुछ बता रही हैं, क्या हमारे दर्शकों के साथ आप वो शेयर करना पसंद करेंगे प्लीज? हाँ बिल्कुल बिल्कुल मिर्जा साहब, देखो सच्चाई ये है कि जो दानिश सिद्दीकी एक फोटो जर्नलिस्ट है रूटर्स के, जो भारत के अंदर है उसके एक प्रकार से कमांडर थे और वो अफगानिस्तान के अंदर कवर कर रहे थे ये तालिबान के साथ जो भी मुठभेड़ हो रही थी अफगान फोर्सेस की। और ये अफगान फोर्सेस के साथ जाके ये फिर वहां पर जा रहे थे और अफगानिस्तान की फोर्सेज ने उनको लिया हुआ था अपने साथ, क्योंकि उनको पूरा विश्वास था कि वो स्पिन बोल्डक का इलाका जीत लेंगे जो इन तालिबान से। और हुआ क्या, रास्ते में इनके ऊपर अम्बुश हो गया। अम्बुश होने के बाद ये पार्टी डिवाइड होगी 2 हिस्सों में और एक तो छोटा हिस्सा था जो ये फोटो जर्नलिस्ट दानिश सिद्दीकी और 3 जो उसके अफगान फोर्सेस के जवान, ये जाके इन्होंने मॉस्क के अंदर पनाह ले ली। इससे पहले इनको एक शार्पनर भी लगा था, पैरों में चोट लगी थी। तो उसके बाद हुआ क्या कि तालिबान को पता लग गया कि ये फोटो जर्नलिस्ट है और ये छुपा हुआ है मॉस्क में, और उन्होंने मॉस्क पे अटैक कर दिया। और मॉस्क पे अटैक करके उन्होंने इसको जो है दानिश सिद्दीकी को एक प्रकार मौत के मुंह मार दिया। पहले इसके ऊपर वैसे वार किया और फिर उसको जान से मार दिया, और वो जो 3 इसके साथ अफगान फोर्सेस के जो सैनिक थे उनको भी मार दिया। तो एक प्रकार से ये कोल्ड ब्लडेड मर्डर है और ये एक बड़ी दुख की बात है कि बल्कि जो भी जर्नलिस्ट होते लड़ाई के दौरान या कोई रेड क्रॉस का होता है तो उसकी आपको एक प्रकार से इम्यूनिटी होती है, मगर तालिबान तो एक से आप क्या एक्सपेक्ट करोगे, क्योंकि वो तो एक टेररिस्ट ग्रुप है। टेररिस्ट ग्रुप तो कोई रूल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता। और जो बार बार ये कह रहे हैं इनका जो स्पोक्स पर्सन साहिल सोहीन और जो ये मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर कि भाई तालिबान अब बदला हुआ तालिबान है, 1996 से 2001 का नहीं है। मैं
चाहता हूँ वैसा ही, ये वही तालिबान है जो शरिया लॉ लाएगा, ये वही तालिबान है जो औरतों को स्कूल में नहीं जाने देगा, औरतों को काम करने के लिए अलाउ नहीं करेगा, वो घर से बाहर नहीं निकल सकती मेल मेंबर पे, माइनॉरिटी की जो एक प्रकार माइनॉरिटीज हैं उनके साथ बहुत बदसलूकी होगी। जो 20 साल के अंदर एक प्रकार से जो डेवलपमेंट हुई अफगानिस्तान में वो बिल्कुल जीरो हो जाएगी और लगता है 50 से 100 साल दोबारा पीछे चला जाएगा अफगानिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी घटना है और इसको हमें लगता है कि तालिबान के ऊपर एक प्रकार के वार क्रिमिनल के चार्जेस लगाने चाहिए। बिल्कुल लगाने चाहिए, लेकिन एक और बड़ी के अमेरिका और बरतानिया जो जर्नलिस्टों के साथ कहीं कोई ज्यादती हो जाए बहुत उसको उसके ऊपर शोर करते हैं बातें, लेकिन यहाँ पे भी वो तालिबान ही की स्टोरी को कर रहे हैं और इतना उन्होंने कोई इसके ऊपर शोर नहीं। यही बात मुझे जो है वो फिक्र है कि जो चीफ ऑफ डिफेंस जनरल निकोलस कार्टर जो है ब्रिटिश कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस पाकिस्तान जा रहे हैं और 10 भी एक हाई लेवल डेलीगेशन जो है वो, ये तो GHQ जा रहे हैं, हाई लेवल डेलीगेशन ब्रिटिश आर्मी का काबुल गया था। देखो उन्होंने जनरल बाजवा को और ISI के चीफ को भी काबुल बुलाया था और वहां पे अशरफ गनी के साथ उन्होंने मीटिंग, जनरल पैट्रिक सैंडर्स जो थे उसको लीड कर रहे थे। तो अब नजर ये आ रहा है कि अमेरिका के बाद जो स्पेस बनी है उसमें बरतानिया दोबारा दाखिल होने की कोशिश कर रहा है। आप क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल, पहली बात तो जो आपने बात की थी मिर्जा साहब की, जो दानिश सिद्दीकी के साथ हुआ ये बहुत दुख भरा था और ये भी सच्चाई है कि चाहे यूरोप है चाहे US है, इनके मापदंड अलग हैं। जब कोई जर्नलिस्ट यूरोप का या US का मारा जाता है तो उसके ऊपर सारा जो मीडिया या और ये जो देश हैं बड़े बड़े वो आ जाते हैं, क्योंकि ये दानिश सिद्दीकी भारत से था और इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये यूरोप के जो इनका डबल मापदंड है और उन्होंने कुछ नहीं किया। बड़ी दुख की बात है। अब जो आपने दूसरी बात बताई, अभी ऐसा लगता है कि क्योंकि US तो अभी अफगानिस्तान से निकलने वाला है और ऐसे में मुझे लगता है कि जो UK है वो इस चीज को अभी फायदा उठा के वो चाहता है कि वो भी रेलेवेंट रहे और उसको लगता है जिस प्रकार से बार बार जनरल बाजवा इनको इम्प्रेस कर पाया है, इनके जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है जनरल निकोलस कार्टर वो 3-4 बार आ चुके हैं इस्लामाबाद, कि कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि वो इम्प्रेस कर चुके हैं कि भाई जो वो तालिबान पे उनका कंट्रोल होगा और जो UK को अभी मदद चाहिए क्योंकि उसको भी ट्रेड करना है। तो कहीं ना कहीं वो एक प्रकार से इसकी जो जिस प्रकार से बता रहे हैं और कहीं ना कहीं UK अपनी बेस बनाना चाहता है अभी अफगानिस्तान में और उनको ऐसा कुछ विश्वास लगा है कि जिस प्रकार से सिचुएशन है उसके अंदर तालिबान या तो पूरा कंट्रोल करेगा या कोई इकट्ठी गवर्नमेंट भी बढ़ती है उसमें भी तालिबान का ज्यादा प्रभाव होगा। तो ऐसे में ये बातचीत चली हुई है। क्या इन्होंने ये ब्रिटिश डिफेंस के सेक्रेटरी हैं वॉलेस, उन्होंने तो बयान भी दिया था पिछले हफ्ते कि अगर तालिबान पावर में आते हैं तो हम उनको तस्लीम करेंगे। तो ये सारी चीजें जो हैं, और फिर जनरल बाजवा का एक बहुत ही हाई लेवल बिजनेस एंड प्लेजर ट्रिप ऑर्गेनाइज किया गया है UK के लिए, जो जुलाई में होना था लेकिन शायद डिले हो गया है। वो भी आ रहे हैं, वो सारा लाइन अप किया हुआ है और बड़े उनको पुरतपाक इस्तकबाल की तैयारियां की जा रही हैं यहाँ पे। तो मुझे लगता है कि ये अब जनरल बाजवा के साथ मिलके बरतानिया जो है इंडिया को बाईपास करते हुए डायरेक्ट अफगानिस्तान में अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए जा रहा है। कैसे देखते हैं आप? बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं कि अभी वो पाकिस्तान वो ब्रिटेनिया जो है यूनाइटेड किंगडम जानता है कि अगर कोई इम्प्रेस कर सकता है तालिबान को तो वो पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसका से बहुत है और सच्चाई है, पाकिस्तान इज द
पार्ट ऑफ नॉट सोल्यूशन। ये सारी कार्रवाई पाकिस्तान की है। अगर अमेरिका फेल हुआ है अफगानिस्तान में, उसकी वजह पाकिस्तान है, क्योंकि जो पैसा आया अमेरिका से, वो पैसा तालिबान के पास चला गया और तालिबान अमेरिका से लड़ रहा था। तो अभी कहीं ना कहीं जो अभी इंग्लैंड है उसको लग रहा है कि अगर उसने अफगानिस्तान में आना है तो वो पाकिस्तान के थ्रू ही आ सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का से है तालिबान पे और तालिबान ने किसी न किसी हालत में पावर में आना है। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट, और उसको मालूम है कि भारत का डायरेक्ट रोल नहीं होगा, तो वाकई बात है कि वो पाकिस्तान के थ्रू आना चाहता है, अपना इन्फ्लुएंस करना चाहता है अफगानिस्तान में, और तालिबान के साथ वो एक प्रकार से अपने चैनल खोलना चाहता है। और वो चाहता है कि अगर तालिबान आता है तो उनका ट्रेड, उनका बिजनेस अफगानिस्तान से चले। तो ये एक सोच विचार है, ये कितनी सच होगी और क्या ये सक्सेसफुल होगी ये टाइम ही बताएगा, मगर आज की तारीख में ये है। और कहीं ना कहीं इसका जो मेन एक्टर है, कैरेक्टर, वो जनरल बाजवा है, वो इम्प्रेस कर पाया है कहीं ना कहीं इंग्लैंड को कि भाई वो एक बड़े इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं तालिबान के ऊपर। और किसी हद तक वो ठीक भी है कि आज जो भी कुछ अफगानिस्तान में हो रहा है उसकी पूरी वजह है पाकिस्तान। पाकिस्तान जो है ये सब कुछ करा रहा है। तालिबान जो है वो पाकिस्तान के कहने पे काम कर रहा है। तालिबान जो है अभी जो ऑपरेशन कर रहा है अफगानिस्तान में, वो क्वाटा और पेशावर से एक पर डायरेक्ट हो रहे हैं। उनकी सप्लाई चेन पाकिस्तान में है, उनकी फैमिली पाकिस्तान में, उनकी मेडिकल फैसिलिटी यहाँ, उनके लिए पैसा और फंड कलेक्ट हो रहे हैं पाकिस्तान में। तो ऐसे में मुझे लगता है कि पाकिस्तान अपने आप को बड़ा रेलेवेंट दिखा रहा है, और इसीलिए जो यूनाइटेड किंगडम और इंग्लैंड है वो एक प्रकार से इसका फायदा उठा के वो अफगानिस्तान की तरफ आने की कोशिश कर रहा है। और वो तालिबान को समझता है कि आएगा पावर में, तो वो तालिबान से चैनल खोल रहा है। कितने इसको सक्सेसफुल होगा, क्या होगा आने वाले टाइम में, वो बताएगा। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार से स्थिति है वो एक प्रकार से फ्लूइड सिचुएशन है, सिविल वार हो सकता है। मगर एक सच्चाई ये है कि रूरल एरिया तो किसी हद तक अफगानिस्तान ये तालिबान ने कंट्रोल किया है, मगर अर्बन एरिया जो है वो अभी भी अफगान फोर्सेस और अफगान की गवर्नमेंट के अंडर है। ये 34 प्रोविंस हैं, उनकी जो कैपिटल है वो उनके पास है। और मुझे लगता नहीं कि तालिबान इनको कभी ले पाएगा, क्योंकि तालिबान के पास एयर पार नहीं है। वो गुरिल्ला हैं, वो पहाड़ी इलाकों में लड़ पाएंगे। जब लड़ाई होगी अर्बन एरिया की तो अफगानिस्तान के पास एयर पार है, उसको अमेरिका भी देगा। अभी हॉक, ब्लैक हॉक जो हेलीकॉप्टर दिए हैं 37 भारत ने भी दिए हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसा कभी भी नहीं होगा कि तालिबान पूरा कंट्रोल कर पाएगा अफगानिस्तान को। अब ये स्ट्रेटेजी मुझे लगता है ये चेंज कर दी तालिबान ने। तालिबान को भी पता लग गया है कि वो नहीं ले पाएगा इन कैपिटल को, तो वो इनको ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा है, चौक कर रहा है। उसका मतलब उसका पतली काट रहा है, उसके अंदर जो सप्लाई लाइन है उनको कट कर रहा है कि उसको एक प्रकार से लेने का, मगर फिर भी उसके पास एयर पार नहीं है, वो नहीं ले पाएगा। तो अब वो क्या एक स्ट्रेटेजी है, जब तक अमेरिका जाता है तब तक जितना भी इलाका वो जीत सके वो जीते, जिससे उसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी जब वो निगोशिएटिंग टेबल पे आता है दुआ में अफगान गवर्नमेंट के साथ। तो मुझे लगता है अब उसकी स्ट्रेटेजी ये है, उसकी स्ट्रेटेजी कि वो तालिबान पूरे इलाके को ले पाएगा, कोशिश करेगा, मगर चांसेस बड़े कम हैं। सिविल वार के होने के चांसेस ज्यादा हैं। मिर्जा साहब, हम देख रहे हैं कि बरतानिया जो है वो यूरोपियन यूनियन से निकल गया है, जिसका मतलब ये है कि बरतानिया को अपनी इकोनॉमी को अब बेहतर करने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए और सस्ती एक्सपोर्ट्स के लिए और ओवरसीज अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो इन्होंने फैलाया है वेस्टर्न वर्ल्ड ने, उसको खत्म करने के लिए, स्टेबल करने के लिए मुझे ये लगा कि अब बरतानिया जो है वो चाइना के हवाले से भी थोड़ा सा नरम हो जाएगा अमेरिका के मुकाबले में। और हो सकता है कि अफगानिस्तान में चाइना, पाकिस्तान, तुर्की और बरतानिया ये तीन चार मुल्क जो है मिल के कोई ऐसी चीज बनाए जिसके तहत जो है बरतानिया का असर वहां हो, जिसका मतलब ये कि बरतानिया का भारत की तरफ जो है वो झुकाव एक सिर्फ एक दिखावे का ही झुकाव होगा,
वो अगर उसको भारत को साइडलाइन करना पड़े तो हो सकता है कि भारत को साइडलाइन करे, लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़ रहे हैं। बरतानिया की तो वैसे भी हालत बड़ी खराब है, यूरोपियन यूनियन से निकलने के बाद तो उनके पास ड्राइवर ही नहीं है जो उनके ट्रक चलाएं और वो यूरोप से सामान लेके जाएं और लेके आए। तो ये एक फौरी तौर पर क्राइसिस आजकल वहां पे उनको है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि अमेरिका ने कुछ एयर स्ट्राइक की हैं तालिबान के ठिकानों पे, तो ये जो एयर स्ट्राइक की, ये एयर स्ट्राइक कहाँ से की है उन्होंने? देखो अभी जो एयर स्ट्राइक की हैं, हाँ एयर यूज की कर रहे हो ना, एयर स्ट्राइक। जी जी। अच्छा, ये माइक लगा दो भले। हाँ देखो अभी ये आवाज आ रही है पीछे से किसी की। हेलो यार, आप लोगों के स्टूडियो की सारी आवाज आ रही है इसमें। हाँ जी। हाँ तो इसमें मुझे लगता है मिर्जा साहब कि जो अभी इस्तेमाल किए हैं इसने, अमेरिका ने जो एयर स्ट्राइक की है, वो किसी हद तक लगता है कि अभी भी अफगानिस्तान में भी उसके कुछ हिस्सा में, जो बागराम में भी कुछ न कुछ अभी भी है, और लगता है कि और बाकी उसके पास जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वहां पर उसका भी इस्तेमाल कर सकता है, वो भी कर रहा होगा। तो मगर ये सच्चाई है कि वो आज की तारीख में एयर पावर का इस्तेमाल किया और स्ट्राइक बड़ी जो बहुत कारगर रही है और उसका इम्पैक्ट हुआ है ग्राउंड पे, और तालिबान को काफी हानि हुई है, और कहीं ना कहीं तालिबान का मोरल उससे बहुत डाउन हुआ है। और जो एक प्रकार से इनिशिएटिव किसी हद तक तालिबान के पास चला गया था, उसमें थोड़ा बदलाव आया है। अभी जो है सिचुएशन दोनों की बराबरी की है, और जो अफगान फोर्सेस ने जो है पूरे अर्बन एरिया को ले रखा है, और अर्बन एरिया में पॉपुलेशन ज्यादा है। चलते हैं अब हम अपने आखिरी टॉपिक की तरफ, और हमारा आखिरी टॉपिक जैसा कि आप सब जानते हैं वो कारगिल विजय दिवस है। जनरल साहब 26 तारीख को हमारे देश ने दुश्मन पे फतह हासिल की। दुश्मन ने हमेशा की तरह घात लगाकर हमला किया और कब्जा किया। 413 शायद मेरा ख्याल है 413 हमारे सैनिक के जवान और अफसर जो है वो शहीद हुए। उसमें गालबन एक ब्रिगेडियर, 12 कर्नल और एक लेफ्टिनेंट शामिल थे। उसमें 500 से ज्यादा हमारे सैनिक जो है वो जख्मी हुए, और अभी तक तकरीबन 1 दर्जन के करीब हमारे जो सैनिक हैं वो लापता है, क्योंकि बर्फानी इलाका था तो वो मिसिंग इन एक्शन। तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ये कारगिल की वॉर जो है ये शुरू क्यों हुई और कैसे हुई? देखो कारगिल की लड़ाई का असली मुद्दा यह था, कहीं ना कहीं 1971 के बाद जो चोट लगी हुई थी पाकिस्तान को, उसका कहीं ना कहीं वो बदला लेने की कोशिश करा। और कहीं ना कहीं जो जनरल मुशर्रफ है उसने ये सोच विचार किया कि जो ग्लेशियर हमने साइचन पकड़ा 1984 में, कि उसको वो डायरेक्ट अटैक करके तो ले नहीं सकते। उसकी एक प्लान थी कि जो इसका पूरा कम्युनिकेशन रूट है वो है एक प्रकार श्रीनगर से, दराज से, और अगर उसको कट कर देता है तो होगा क्या कि वो ग्लेशियर जो है अपने आप ही एक प्रकार से अनटेनेबल हो जाए। तो ऐसे में रखते हुए उसने क्या किया, जब जो पोस्टें हैं विंटर के अंदर वेकेट हो जाती हैं, क्योंकि उसके अंदर पहाड़ों में दोनों तरफ बर्फ ज्यादा पड़ती थी और ये एक अंडरस्टैंडिंग थी, तो वो जो चोटियां एक खाली कर दी जाती हैं विंटर्स में हैवी स्नो के कारण, उसका फायदा उठाते हुए पाकिस्तान ने बिफोर की वो पोस्टें हम ऑक्यूपाई करें, आके अपने रेगुलर जो कि सिविलियन ड्रेस में आए, जो कि एक प्रकार के आतंकवादी के दिखाए, और उन्होंने ये पोस्टें ऑक्यूपाई कर ली। और ये जो नेशनल हाईवे आ रहा है श्रीनगर से लेके जो दराज, और दराज से फिर जाता ले, उसको भी डोमिनेट किया। तो मकसद था पाकिस्तान का कि इस नेशनल हाईवे को कट कर देना, जो लद्दाख का एरिया, जो कारगिल का एरिया, उसको कश्मीर घाटी से बिल्कुल अलग कर देना और इसको चोक कर देना। उससे क्या होगा, जो ग्लेशियर का इलाका है वो हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे, क्योंकि उसका जो कम्युनिकेशन सप्लाई लाइन बंद हो जाए। ये उसने सोचा था भारत का जो रिएक्शन है वो इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं होगा और वो यूनाइटेड नेशन की तरफ भागेंगे, और उससे तो फिर ये इंटरनेशनलाइज हो जाएगा कश्मीर का इशू, और जो इलाका हम ले लेंगे वो वापस हम
वो भारत ले नहीं पाएगा। ये इसने सोच विचार किया था जनरल मुशर्रफ ने, और ये प्लान बनाई थी उसने, ऑपरेशन बदर। मगर जब सिचुएशन हुई, मैं ये मानता हूं कि ग्राउंड पे दो चीजें हमें कमी थी कि हमारा इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस कमजोर था शुरू में, और जब हमें पता चला तो ये एक प्रकार से डिजास्टर था कि पता चला कि पाकिस्तानी आके जो पोस्टें हैं, जो पहाड़ी इलाका है पूरा कारगिल और बटालिक का एरिया में आ गए हैं। मगर उसके बाद जो ऑपरेशन किए वो एक काबिले तारीफ है, वो दिखलाते हैं कि भारत के जो सैनिक हैं उनके अंदर कितना हौसला है, कितने वो ट्रेन है, और कितने देश के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार। हमारे दर्शकों को कोई एक बहादुरी का वाकया सुना दे वहां, जो आपको आप तक पहुंचे खबर, किसी एक सैनिक का देखो सुना दे। हाँ देखो, मैं जो मेरी रेजिमेंट थी, मैं उस टाइम मैं भी लद्दाख के अंदर बड़ा सर्व किया है, कारगिल बटालिक एरिया में, चोर बाटला में मैं रहा हूँ। और उसी टाइम जो मेरी यूनिट है 13 जैक राइफल है हमारी रेजिमेंट की, उसके जिसको एक प्रकार से सिपाही संजय कुमार को परमवीर चक्र मिला, उसका एक बड़ी वीर गाथा है कि जब ये अटैक करने जा रहे थे तो आपको पता है कैप्टन विक्रम बत्रा के साथ ये चोटी पे चढ़ रहे थे, और उस समय इसको एक प्रकार गोली लगी सिपाही संजय को, और वो गिर गई। मगर वो जो उस समय जो है गिरने के बावजूद भी वो वहां पर दबे रहे, और वहां से ऊपर से बहुत तगड़ा फायर आ रहा था, और पाकिस्तानी इनके ऊपर फायर करते जा रहे थे, मगर ये बिल्कुल नहीं हिले। और उसके बाद इसको 2-4 गोलियां और लगी। इसने देख लिया दुश्मन कहाँ कहाँ है, मगर बिल्कुल नहीं हिले। और जब उन्होंने देख लिया रेडर्स ने कि ये तो सब मर गए हैं, उनको छोड़ दिया। और इसके बाद ये 5 गोलियां लगने के बाद भी ये राइफलमैन संजय उठा है और क्रॉल करते करते वापस आया है, और 4 किलोमीटर का एरिया कवर किया है। ऐसे में जिसमें मतलब कि 4 गोली लगने के बाद तो आदमी मर जाता है, मगर यहाँ उसके बाद अपने पोस्ट में आया है, और फिर दुश्मन के बारे में इसने सारा बताया है कि दुश्मन की डिप्लॉयमेंट कहाँ है, क्योंकि वो डिप्लॉयमेंट, हाँ, की बुनियाद, और उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद में ठिकानों पर हमला किया और फिर जीत पाई। और बेशुमार ऐसे वाकयात हैं नाज़रीन, लेकिन वक्त की कमी है। हम आइंदा प्रोग्रामों में कोशिश करेंगे कि आपको एक आध वाकया और भी सुनाते रहा करें। आज हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया जनरल साहब, हमारे साथ जुड़ने का बहुत शुक्रिया, आपका बहुत धन्यवाद है। अब हम आपसे मिलेंगे ट्यूसडे को शाम 6:30 बजे यूके टाइम, देखना ना भूलिएगा। उस वक्त तक डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा को इजाजत दीजिए। जय हिंद।